कोर्ट, इस पर साइन होंगे उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, और इस पर उस कोर्ट की सील लगी होगी, मोहर लगी होगी। राइटिंग में होगा, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा, ये पुलिस नहीं दे सकती। टोटली या प्योरली जुडिशियल एक्ट, पुलिस कभी वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं दे सकती। इसमें क्या रहता है, इसमें सिंपली एक राइटिंग में रहता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर साइन करेगा और कोर्ट की सील लगी होगी, उसे कोर्ट इशू कर। ये तो फॉर्मेट रहा इसका। आगे बात करूं मैं इसके क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या कहता है, देखो, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये कभी कैंसिल नहीं होता, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। वैलिडिटी लाइफ टाइम कैसे होती है, ये इसकी अनलिमिटेड होती है, जब तक इसको इशू करने वाली कोर्ट कैंसिल ना कर दे या फिर ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, जिसकी गिरफ्तारी के पर्पज से ये इशू किया गया है उसको या तो अरेस्ट कर लिया जाए या फिर क्या किया जाए, तो कैंसिल कर दे, तभी ये माना जाएगा कि आपका एग्जीक्यूट हो गया या फिर इसको कैंसिल हो गया, वरना ये किसी और सूरत हाल से खत्म नहीं होता है। ये इसके एग्जीक्यूट होने की दशा में एग्जीक्यूशन हो जाए इसका तो, या फिर इसका क्या हो जाए, रिकॉल कर दिया जाए, इससे कैंसिल कर दिया जाए बाय दी कोर्ट जिसने इसे इशू किया है। 73 क्या कहता है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी और मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, 2 तरह के वारंट होते हैं, एक होते हैं BW, एक होते हैं NBW। BW का मतलब होता है बेलेबल वारंट, और एक होते हैं नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट ये कहाँ बताया गया है, 73 में बताया गया है, 73 में ही बताया गया, पहले भी था अभी भी है, कोई फर्क नहीं किया गया इसमें। देखिए क्या बताया गया, इसमें लिखा नहीं गया है साफ साफ, इसमें लेकिन इम्प्लीसिट है। क्या करें, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन मे इन इट्स डायरेक्शन डायरेक्ट बाय द इंडोर्समेंट ऑफ द वारंट दैट if such person executes a bail bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specific time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such securities and shall release such person from the custody। क्या कह रहे हैं, एक वारंट है जो अरेस्टिंग का वारंट है, अगर वो उस वारंट पर इंडोर्स कर दिया गया है, डायरेक्शन डायरेक्ट बाय द इंडोर्समेंट ऑफ द वारंट, इंडोर्स कर दिया गया है, क्या, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड, अगर इस तरह का व्यक्ति बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है तो क्या करेंगे, विद सफिशिएंट श्योरिटी, सफिशिएंट पर्याप्त प्रतुओं सहित, फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, अपने द्वारा हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए उस कोर्ट के सामने स्पेसिफिक टाइम के, तब क्या करेंगे, देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट ना करे तब फिर क्या करें, द ऑफिसर हुम द वारंट इज डायरेक्टेड, जिस व्यक्ति को, जिस ऑफिसर को वारंट दिया गया है, शैल टेक सच सिक्योरिटी, और ऐसी सिक्योरिटी ले लेगा, सिक्योरिटी लेने के बाद में, एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम द कस्टडी, और उस व्यक्ति को आजाद कर देगा। ये कब होगा, जब आपको क्या दिया गया होगा, उस वारंट में इंडोर्समेंट कर दिया गया होगा। अगर मान लीजिए उस वारंट में इंडोर्समेंट ना हो तो वो नॉन बेलेबल हो जाएगा, यानी कि बेल नहीं देनी है पुलिस ऑफिसर को, उस ऑफिसर को बेल नहीं दी। बेल देने की बात की गई है तो इंडोर्स किया गया होगा, इनको बेल दी जा सकती है। देखिए इंडोर्समेंट क्या करेगा, वो में शर्तें, इंडोर्समेंट का मतलब कुछ शर्तें होंगी, शर्तें क्या क्या होंगी, द नंबर ऑफ श्योरिटीज कितने होंगे, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड। श्योरिटीज का अमाउंट, जो बॉन्ड भरा जाएगा, बॉन्ड का अमाउंट क्या होगा, ठीक है, द टाइम एंड विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और वो टाइम जिस पर वो क्या करेगा, अटेंड करना है कोर्ट को, वो सब लिखा जाएगा, ठीक है। लिखने के बाद में लास्ट इसका जो पैरा है वो पढ़ेंगे, व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। वो सब ये हरबा भरू के बॉन्ड वगैरह सब चीजें ले लेगा, लेने के बाद में जो शर्तें उनको पूरे कराने के बाद वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको तो छोड़ देगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पहुंचा देगा, इस कोर्ट ने ऐसा वारंट इशू किया उस कोर्ट के पास इस तरह की चीज को पहुंचा देगा कि ये सब आपका हमने बॉन्ड क्या करा दिया, वारंट एग्जीक्यूट करा दिया। तीसरी चीज में क्या है, अगला अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, अगला पॉइंट क्या है, 74 क्या करें, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पब्लिक ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को हो सकता है डायरेक्ट, एक को भी दिया जाता है, एक से ज्यादा को दिया जाता है, बट द कोर्ट इशूइंग सच वारंट में इफ इट्स इमीडिएट execution is necessary and no police officer is immediately available direct to any other person or persons and such person or person shall execute the same। पहली बात तो जनरली ये एक या एक से ज्यादा पुलिस वालों को वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे वारंट को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कराना है और उस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं है, तो
तो इस दशा में किसी प्राइवेट व्यक्ति या और अदर ऑफिसर को भी क्या कर सकते हैं, पुलिस के अलावा किसी भी ऑफिसर को या किसी भी ऑफिसर को वारंट दिया जा सकता है कि आप एग्जीक्यूट, लेकिन ध्यान रहे उसका क्या होना है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन होना है तब। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्संस देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द मोर ऑफ देम। ये जरूरी नहीं सब करें या सब कर दें, एक आदमी कर दे, भाई 12 एग्जीक्यूट होना चाहिए। भाई दो एक से ज्यादा लोगों को दिया गया है तो उनमें से कोई एक कर दे, एक से ज्यादा कर दे एग्जीक्यूट, या अगर एक है तो एक कर दे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है सबको करना है, कोई भी कर दे, एग्जीक्यूट होना चाहिए। 75 क्या कहते हैं, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सीजेएम और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest. सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेंगे, डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, या पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को क्या करेंगे, एक वारंट डायरेक्ट कर देंगे विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, अपने लोकल जुडिक्शन में, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड पर्सन, क्या किसके लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जो कैसा है, एस्केप्ड कन्विक्ट है, जो कस्टडी से भाग गया है, मान लीजिए जेल से भाग गया है, तो कन्विक्शन हो गया था, सजा हो चुकी थी और ये भाग गया, या फिर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हो चुका है, वो टाइम निकल चुका है, और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है, एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, और वो अपनी अरेस्ट से क्या कर रहा है, बच रहा है, इवेड कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी व्यक्ति को अपने लोकल जुडिक्शन में क्या कर सकते हैं, एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। इसमें 3 लोगों के पकड़ने की बात की गई है। पहला व्यक्ति है कौन, एस्केप्ड कन्विक्ट, दूसरा है आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तीसरा है कोई एनी अदर पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज क्या कर रहा है, इवेडिंग अरेस्ट, अपनी अरेस्ट के लिए बच रहा है। अगला पॉइंट क्या करें, सच पर्सन shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. Such person, इस तरह का व्यक्ति shall acknowledge करेगा in writing में the receipt of the warrant की रिसीप्ट को, ठीक है, and shall execute it if the person for whose arrest के लिए was issued, इसके अरेस्ट के लिए वो वारंट इशू किया गया है, was issued is in or enters on any land or other property under his charge। ऐसे व्यक्ति को दे देगा, एक्नॉलेज कर देगा, वो ये लो रिसीव लो उसकी, हम क्या है, आपके पास एक व्यक्ति है, आपके घर के अंदर है, लैंड में है या अदर प्रॉपर्टी में है, उसमें हम क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, वो रिसीव जरूर देंगे आपको। भाई मुझे मालूम है इस तरह का मुझे वारंट दिया गया है, मुझे वारंट दिया गया है इस तरह का, और मैं उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने आ रहा हूँ। मैं उस वारंट को एग्जीक्यूट जब कराने आ रहा हूँ, तो उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे किसी घर के अंदर घुसना है, किसी लैंड में जाना है, किसी अदर प्रॉपर्टी में जाना है, तो मैं उसकी एक रिसीट दूंगा, किसको, राइटिंग में एक्नॉलेज कर व्यक्ति को जिसको मुझे उस घर में घुसना है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या कहना है, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under the section 73। भाई मैं पुलिस वाला तो नहीं हूं, मुझे वारंट दिया गया था, मैंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मेरा काम क्या होगा, आप ज्यादा देर मत रोकिएगा, आप तुरंत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर उनको जिसकी अरेस्टिंग की गई उस व्यक्ति को दे दीजिए, और वो व्यक्ति क्या करेगा, देख लेगा वो वारंट में, अगर वो बेलेबल वारंट है तो उसको 73 के हिसाब से सिक्योरिटी वारंट ले लेगा, छोड़ देगा अगर वो देने के लिए तैयार है, और अगर वो बेलेबल वारंट नहीं है तो वो नॉन बेलेबल वारंट की सूरत में उसको क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। कैसा मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन द केस अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन दी सेक्शन 73। आगे बढ़ते 70 क्या करें, A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom is it directed or endorsed। मान लीजिए इस तरह का वारंट ऑफ अरेस्ट, मैं एक अथॉरिटी था, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे दिया गया तुम मिस्टर ए को पकड़ के लाओ, मान लीजिए मुझे दिया गया, ये मैं नहीं हूं, मुझे कहा कि आप मिस्टर एक्स को पकड़ो, मैंने कहा यार मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम है, मैं तो नहीं, मैंने एक अपने साथी बी को दे दिया ये वारंट के, तुम इसको पकड़ो, तो ये कहेगा बी कि मैं मुंह से तो नहीं मानूंगा, जो आपको वारंट दिया गया है वो वारंट आप मुझे दीजिए, जो मुझे आपने वारंट दिया है वो वारंट मुझे दीजिए, और उस वारंट पे क्या कर दीजिए, नाम लिखिए मेरा और इंडोर्स कर दीजिए, नेम इज इंडोर्स, नाम लिख दीजिए, उस पर मेरा नाम लिख दीजिए, मुझसे आप अरेस्ट करना चाहते हैं, यस, तो आप मेरा नाम लिखिए और उस पर इंडोर्स कर दीजिए, तब मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा, अदरवाइज मैं अरेस्ट नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडोर्समेंट करने के साथ साथ आपको डायरेक्ट, जैसे एक पुलिस ऑफिसर किसी को नहीं पकड़ना चाह रहा है, वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से बोल रहा है कि आप अरेस्ट कर लीजिए उसे मेरे बेहाफ पर, तो आप उनसे कहिए कि मैं ठीक है पकड़ लूंगा, मैं पकड़ने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वारंट होगा उस वारंट पे मेरा नाम इंडोर्स करिए, वारंट पे मेरा नाम इंडोर्स करिए, मैं तब करूँ, ठीक है। 77 क्या कह रहा है, 77 क्या कह रहा है, देखें,
The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. ठीक है, वो कहेगा भाई आप मुझे पकड़ने आए, ठीक है आप पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये राइट है कि मुझे क्या करा जाए, मुझे मेरा राइट है मुझे क्या करा है, शो करा जाए, तो वारंट दिखाओ मुझे। अब वहाँ पर ये वारंट दिखाएंगे, इनकी ड्यूटी है, ठीक है। 78 क्या कह रहा है, the police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provision of the 73 as to the security, without unnecessary delay, being the person arrested before the court, before which he is required by law to produce such person. भाई आपने एक व्यक्ति को पकड़ा वारंट के अधीन, तो वारंट के अधीन पकड़ने में क्या होगा, या तो आप उस वारंट में अवेलेबल है, अगर उसमें एंडोर्समेंट किया गया है तो उसे छोड़ दीजिए आप बेल लेकर, या अगर अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल है, तो उसको विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी देरी के, अननेसेसरी देरी के क्या करिए, उसको तो कोर्ट के सामने पेश कर दिए, जैसा कि लॉ में रिक्वायर्ड है। जिस तरह से लॉ में रिक्वायर्ड किया गया उस तरह से उसको कोर्ट के सामने अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को पेश कर दीजिए। अगर पेश नहीं किया है तो आपने 73 के हिसाब से अगर छोड़ा है तो वो बता दीजिए, उसके कागज वगैरह पहुंचा दीजिए। आगे, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। इसमें टाइम छोड़ देंगे, भाई जहाँ पे आपको अरेस्ट किया गया उस प्लेस से लेकर और कोर्ट रूम तक जितनी आने जाने में, जो जाने में सफर में समय लगेगा, उस समय को हटाते हुए टोटल 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते कस्टडी में। पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। 79 where warrant may executed, वारंट एग्जीक्यूट कहाँ हो सकता है, अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एनी प्लेस ऑफ इंडिया। ये वारंट आप इशू हो गया, ये पूरा ओवर इंडिया है, होल इंडिया, तो इसमें वारंट आप किसी भी कोने में A to Z कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 80 का क्लॉज 1 क्लॉज 2, इसमें दो क्लॉज है। देखिए, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of a police commissioner, superintendent of police or commissioner of the police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided। आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये वारंट जो है, ये वारंट ये अलीगढ़ की कोर्ट ने से पास किया है और आप चाहते हैं कि गाजियाबाद की कोर्ट इसको क्या करे, एग्जीक्यूट करा दे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इनसे कहिए, अलीगढ़ की कोर्ट से ये कहिए आप क्या करेंगे, बाई पोस्ट किसको भेजिए, गाजियाबाद भेजिए। किसको भेजना है, ये 3 लोगों में से किसी को भेज दीजिए। कैसे भेजना है, या तो आप कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजिए, ठीक है, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को यानी कि एसपी साहब को, या फिर आप कमिश्नर साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजिए। इनको भेज दीजिए आप, और जब इनको भेजा जाएगा तो इस पर ये नाम लिख लेंगे अपना, इंडोर्स करेंगे, और फिर ये क्या कराएंगे, फिर ये इस तरह से एग्जीक्यूट करा देंगे कि ये मान के चलिए कि इन्हीं के गाजियाबाद के किसी मजिस्ट्रेट ने इसको इशू किया है और ये एग्जीक्यूट करा कर से, या तो एग्जीक्यूट करा लेंगे, अगर वो जमानत पे छोड़ने का मामला हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट करा कर उसको अरेस्ट करके भेज देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं आउटसाइड द जुडिक्शन। क्लॉज 2 देखिए, इसका क्या कह रहा है, क्लॉज 2 क्या कहते हैं, कोर्ट इशूइंग a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such document if any as may be sufficient to the enable the court acting under section 83 to the decided whether bail should or should not be granted of the person। ठीक है, आपने उसको दिखाया, इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है भाई आप बेल ले सकते हैं, तो उसमें वो कागज वागज सब लगाने हैं आपको, तो ये कोर्ट तय कर पाए कि आपने बेल हो गई या नहीं हुई है, ग्रांट की गई जानी चाहिए या नहीं की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने, कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट, भाई इसमें सबसेक्शन 1 में जो वारंट इशू करा है उसके साथ साथ क्या करिए, वो सारे कागज लगा दीजिए जिससे ये तय हो सके ठीक है भाई आपने बेल देनी है नहीं देनी, कहाँ पर, आपके 83 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये ट्रांजिट बेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। When a warrant direct to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall
ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. Warrant directed to the police officer for execution outside the jurisdiction. वैन जब एक पुलिस ऑफिसर को क्या किया था, वारंट दिया था एग्जीक्यूट करने के लिए बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के इशूइंग द सेम इशू किया है, तो ही शैल ऑर्डिनरली टेक इट फॉर एंडोर्समेंट ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट है या वो एसएचओ है उसका, विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज जुरिडिक्शन द वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड, वो इंडोर्स करेंगे, उनका नाम लिखो, उस पर नाम लिखो, उनको भेजिए, वो कराएंगे अपने, कैसे कराएंगे, दोनों में से कोई होता है, ठीक है, आपका वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, इधर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, लेकिन वो रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज से नीचे नहीं होना चाहिए, टू द रैंक ऑफ क्लॉज टुगेदर सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयरऑन and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall if so required assist such officer in executing the such warrant, ठीक है, जिसको आपने भेजा सच मैजिस्ट्रेट और ऐसा पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, shall endorse his name, अपना नाम लिख लेगा, thereon and such endorsement shall be sufficient authority, ये sufficient authority होगी इसकी to the police officer ऑफिसर के लिए to whom the warrant is directed to execute the same executed, and the local police shall, और उसको लोकल पुलिस क्या करेगी, shall if so required, अगर रिक्वायर्ड है तो assist of the such officer in executing the warrant, उसकी मदद करेगी. Whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the, ठीक है, बिना उसके भी कर सकते हैं आप, इस पर एंडोर्समेंट नहीं किया तब नहीं कर सकते, तब भी कर सकते, लेकिन ध्यान रहे वो नेसेसरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, ठीक है, रीजन टू बिलीव है, ऐसा बिलीव करने का यकीन है कि भाई देर हो जाएगी फिर नहीं उसे अरेस्ट कर सकते, तो फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना उसके वारंट के, ठीक है, बिना एंडोर्समेंट के. क्या करना है, when a warrant of arrest is executing the outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of the arrest, ये थोड़ा ध्यान रखना है, 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or the district superintendent of the police or commissioner within the local limit of the whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 3 be taken before the such magistrate of a commission, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, देखो, arrest is executed outside the district के बाहर अरेस्ट किया जाए, in which it was issued the person arrested shall, जिसने की वारंट इशू किया, unless the court which issued the warrant is within 30 किलोमीटर, अगर रहा का कोर्ट जिसने वारंट इशू किया 30 किलोमीटर के अंदर है जहां से अरेस्टिंग हो रही है, और इज नियर या इससे कम है, ठीक है, देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर कम है तब क्या होगा, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और कमिश्नर ऑफ द पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हुज जुरिडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड, तब अगर इससे कम है तो फिर उस जगह लेके जाइए जहां पर आपने अरेस्ट किया था, वो समझ लो, से बहुत इजीली है, कोई मसला नहीं. मान लीजिए ये जगह है और जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट वो ये है, इसकी दूरी है 35 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ अरेस्ट किया गया है किलोमीटर दूरी, या उससे कम हो सकती है, तो हम इस अरेस्ट करने वाले व्यक्ति, इसने वारंट इशू करा है और यहाँ अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने वाले आदमी के पास लेके जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे या एसपी साहब के पास या फिर कमिश्नर, इनके पास ले जाइए, सामने पेश करिए, अगर हमें लगता है 73 में जमानत देनी है दे देंगे, नहीं लगता है तो मजिस्ट्रेट के सामने या सुपरिटेंडेंट के सामने ले लिए, हम पेश करिए, पेश करने के बाद आगे प्रक्रिया 73 के हिसाब से तय की जाएगी. ऑन द अरेस्ट ऑफ द एनी पर्सन referred to in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated the police officer in the district and to such officer of the another district where the arrested person normally is. बता देंगे जहाँ वो नॉर्मली रह रहा है, मान लीजिए इसे अरेस्ट कहीं और करा गया है, कहीं और किया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जल्दी से दे दो इसकी इन्फॉर्मेशन, ऐसे व्यक्ति को हमने पकड़ रखा है, भाई जहाँ रह रहा है उसको बताइए, भाई हमने इसको, जैसे मान ली मैं रहने वाला अलीगढ़ गाँव, मुझे कोई पुलिस ऑफिसर कहाँ अरेस्ट कर लेता है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई अरेस्ट कर लेता है, पर अगर मुझे बुलंदशहर में या गाजियाबाद में अरेस्ट कर लेता है तो उस वाले की जिम्मेदारी है कि मेरी सूचना कहाँ भेजेगा, मैं जहाँ रहता हूँ उस संबंधित थाना मेरे घर वालों को बता देगा, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा फला फला जगह, इस तरह से वो पकड़ा गया. आगे देखिए, procedure by magistrate before whom such person is brought, the executive magistrate or district superintendent or police of commissioner of the police shall, if the person arrested appears to the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody of such, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पर भेज देंगे कि वहाँ भेजो जहाँ पे कस्टडी में कोर्ट की जिसने ऐसा वारंट इशू भेज देंगे, ठीक है. आगे, provided that if the officer offense is available and such person is ready to the willing
ready and willing to give the bail bond to the satisfaction of such magistrate district superintendent committee में जब ठीक है बेल देने को तैयार तो बेल दे दो on the warrant and such person is ready and willing to be give the security required by the such direction the magistrate superintendent commissioner shall take such bail bond or security as the case may be and forwarded the bond to the court which issued the warrant। ठीक है बेल देखो वापस देंगे आगे provided further that if the offence is a non bailable ठीक है it shall be lawful for the chief judicial magistrate subject to the provision of the authority or the session judge of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to subsection 2 of the 80 to release such person on bail। ठीक है अगर वो नॉन अवेलेबल का मामला है तो फिर उसका मामला कहाँ भेजा जाएगा, उस जिले के जहाँ पे अरेस्ट किया गया है उस जिले के डीजीएम को भेजो या फिर किसको भेजो, सेशन जज को भेजो। ये तय करेंगे कि उनको तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा जिनसे ये तय किया जा सकता है इसको बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बेल देंगे नहीं देंगे ये तय करेंगे। क्लास 2 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 17। किसी बात के होते हुए ये नहीं पता जाएगा कि पुलिस वाला बेल नहीं दे सकता, बेल दे सकता है इन केस ऑफ द बेलेबल ऑफेंस। 73 में कौन देता है, एक पुलिस ऑफिसर। ये नहीं समझा जाएगा उसको बेल नहीं देगा। मैंने बताया इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस में बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल देने का पूरा। तो ये आपका वारंट का सेगमेंट था जो आपने पढ़ा, ये वारंट का सेगमेंट है, ये वारंट का सेगमेंट था। अभी हमने समन पढ़ा, समन के बाद हमने वारंट पढ़ा। वारंट को हम देखेंगे, पूरा वारंट देखा हमने, वारंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन वारंट एग्जीक्यूट कराता है, वारंट कहाँ हो सकता है एग्जीक्यूट, इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड द जुरिडिक्शन, इनसाइड द जुरिडिक्शन, क्या क्या पूरे प्रोसीजर है, कौन कब बेल हो सकती है कब नहीं हो सकती, नॉन अवेलेबल वारंट क्या होता है, अवेलेबल वारंट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हमने अभी क्या करी और इस तरह की चीज़ों को हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमने देखा चीज़ें किस तरह से हैं। तो अगला इसका सेगमेंट है, अगला सेगमेंट जो है वो आपका है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन देखिए मैं आपको बता रहा था ये क्या होती हैं, ये आदेशिकाएं होती हैं, आदेश, ठीक है। आदेशिकाएं मतलब प्रोसेस, कैसी प्रोसेस टू कंपेयर, विवश करने वाली आदेशिकाएं। किसके लिए विवश करने वाली, हाजिरी के लिए। कोर्ट क्या चाहता है कि आपको न्याय मिले, कोर्ट चाहता है कि आपको न्याय मिले। न्याय कैसे मिलेगा, जब दोनों तरफ का पक्ष सुनेगा कोर्ट। नेचुरल जस्टिस का नियम है कि भाई दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी हेयर दी चाहिए फॉर बोथ पार्टी, दोनों ही पक्षकारों के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सुनने, उनको सुना जाना चाहिए। देन आफ्टर सुनने के पश्चात क्या होगा, फिर कोई फैसले पे पहुंचेगा। तो क्या होता है इसमें, जब कभी किसी पक्षकार को या किसी गवाह को या कभी किसी एक्यूज्ड को बुलाना होता है कोर्ट में हाजिरी के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कोई 3 तरीके हैं। तो चौथा तरीका कुछ मिसलेनियस रूल है वो आप देखेंगे डी में। पहला तरीका क्या होता है, नॉर्मली आपको समन किया जाएगा। तो जब समन कैसे किया जाएगा, समन का फॉर्मेट क्या होगा, समन इस तरह का होता है, तो उस पर सर्विस कैसे होगी समन की, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब कोई व्यक्ति समन से नहीं आ रहा है, समन से भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, फिर उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट निकालिए। अब वारंट भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है भाई। बेलेबल निकाल दीजिए पहले, बेलेबल वारंट, जिसमें क्या होता है पुलिस वाला वारंट लेकर आएगा आपके पास या कोई भी अदर आदमी या अदर देन पुलिस ऑफिसर आएगा, तो वो बेल की शर्तें पूरी कर देंगे तो बेल पर वही छोड़ जाएगा और तारीख बता देगा, उस तारीख को आपको आना है कोर्ट में, तो जाना चाहिए। अगर वो नॉन बेलेबल नेचर का ऑफेंस है, तो सॉरी नॉन बेलेबल का नेचर का वो वारंट है, तो आपको पुलिस बेल नहीं देगी, फिर वो आपको अरेस्ट करके प्रिस्क्राइब टाइम है वो कहाँ भेज देगी आपको, मजिस्ट्रेट ने आपको, जिस जज ने जिस कोर्ट ने आपके लिए वारंट इशू किया था उस वारंट के सामने, उस कोर्ट के सामने पेश कर देगी। फिर वो कोर्ट जाने आप जाने, आपको बेल दी जाएगी नहीं दी जाएगी व्हाटएवर। इसी के हिसाब से कि वही इनसाइड दी डिस्ट्रिक्ट कैसे होगा, साइड दी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, या आउटसाइड दी डिस्ट्रिक्ट किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कराना है, ये सारी चीज़ें हमने वारंट में देखी। इसी के साथ साथ हमने देखा कि भाई कब क्या क्या चीज़ होती है, किस तरह से होती हैं, इंडोर्समेंट कैसा होता है, ये सब चीज़ें वारंट में देखी। इसी क्रम में जब कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है या छिप रहा है वारंट के जरिए, वारंट से बचने के लिए छिप रहा है या वो आदमी बच रहा है इंटेंशनली, तो फिर हम तीसरा तरीका अपनाते हैं, उसको तीसरा तरीका होता है प्रोक्लेमेशन। और कोई व्यक्ति जब प्रोक्लेमेशन पर भी हाजिर नहीं होता है, जो प्रोक्लेम्ड किया हुआ टाइम है, टाइम जो प्रोक्लेमेशन का होता है वो 30 डेज होता है, अगर 30 डेज के अंदर वार्निंग होती है, बेसिकली वो अटैचमेंट की कुर्की से पहले की वार्निंग होती है कि अगर आप इस प्रिस्क्राइब टाइम में, ये 30 डेज में अगर आप नहीं आते हैं, इन 30 डेज में अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो लिहाजा आपको आपके सामान, आपके घर, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो पर्सनल आपकी होंगी, कुछ नेसेसरी चीज़ें इसको छोड़कर जो बता दी गई हैं कि ये चीज़ें आप जैसे पहनने के कपड़े ज़रूरी, या कोई धार्मिक आस्था वाली चीज़ें जैसे जस्ट लाइक आपका मंगलसूत्र वगैरह, ये जो लोग पहनते हैं, इन चीज़ों को छोड़कर, या कुछ और ऐसी चीज़ होती है, बर्तन है घर के, तो कोर्ट को नहीं किया जाता है, बाकी चीज़ें अटैच कर ली जाएंगी। ये तीसरा तरीका हो सकता है आपको अरेस्ट करने का। प्रोक्लेमेशन आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो अटैच कर ली जाएगी आपके। तो वही हम अब जो देखने की बात कर रहे थे, हम इसका
इसमें क्या दिया गया है? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। उद्देश्य का प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेम कर देंगे, उद्घोषित अपराधी। उद्देश्य का होती है उद्घोषणा की जाएगी, उद्घोषणा और कुर्की है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट क्या होता है? प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, देखें प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग होता है कौन? फरार व्यक्ति। तो क्या लिखेंगे? ये उद्देश्य का है, फरार व्यक्ति के लिए उद्देश्य का, ठीक है, फरार व्यक्ति के लिए उद्देश्य। जो व्यक्ति फरार है उसको विवश करने के लिए कोर्ट में हाजिर हो जाओ। दो तरीके हम आजमा चुके हैं, इन दो तरीकों से नहीं आता वो, ना तो समन से आ रहा है ना फिर वारंट से आ रहा है। तो फिर तीसरा तरीका कौन सा होगा? तीसरा तरीका उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू की जाएगी। देखिए प्रोक्लेमेशन कब होती है, क्या कहना है? प्रोक्लेमेशन की कुछ गाइडलाइन है, किन केसेस में होती है, कब नहीं होगी। देखिए प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 84, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कोर्ट को क्या है? हैज रीजन टू बिलीव, हो चुका है यकीन, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। ये जरूरी नहीं है कि एविडेंस लेने के बाद हो या एविडेंस लेने से पहले हो, ये एविडेंस लेने के बाद भी हो सकता है या एविडेंस लेने के पहले भी हो सकता है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, ठीक है। दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of the publishing news. कोर्ट को ये यकीन है, विश्वास है कि जो आपकी गिरफ्तारी के लिए हमने वारंट जारी किया है, मान लीजिए मैं एक अदालत हूं, मैं एक न्यायालय हूं, मैंने किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट में विवश होने के लिए उसके लिए मैंने एक वारंट हाजिरी के लिए इशू कर रखा है, अरेस्टिंग के लिए। लेकिन वो व्यक्ति उस वारंट को डिफीट करने के लिए, उस वारंट से अपनी अरेस्टिंग से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? खुद को वो एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, या वो कंसील कर रहा है हिमसेल्फ, खुद को छिपा रहा है ताकि उसकी गिरफ्तारी से बचा जा सके। उस जो अनएग्जीक्यूटेड, जो नॉन एग्जीक्यूटेड जो वारंट है, वो वारंट आपका एग्जीक्यूट ना हो पाए। तब इस दशा में कोर्ट को ये करना होगा कि एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगी उसकी गिरफ्तारी के लिए, और वो प्रोक्लेमेशन कितने दिन का होगा? 30 डेज का होगा। और उसमें प्रोक्लेमेशन में क्या होगा? उसमें बताया जाएगा कि अपीयर टू द स्पेसिफाइड प्लेस, कि आपको किस जगह आपको हाजिर होना है, ठीक है। और वो कैसी होगी? रिटन होगी प्रोक्लेमेशन, और उसको कहाँ? एक जगह चिपका दिया, चस्पा किया जाएगा, चस्पा किया जाएगा इस जगह, स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। कहाँ पे? एक स्पेसिफाइड प्लेस पर, कोई एक प्लेस होगा वहां पर उसको चस्पा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कैसी जगह होती है? जैसे मिसाल के तौर पर मान लिए गांव का चौराहा, या किसी जगह का नोटिस बोर्ड, या फिर कोर्ट की प्रेमिसेस में जो नोटिस बोर्ड होता है, ऐसी जगह पर जहां पर इजीली देख सके और उस तक बात को पहुंचाया जा सके। और ये टाइम जो होगा वो 30 डेज का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन के पब्लिश होने की डेट से 30 दिन का, 30 डेज। ये 30 दिन का क्या होगा? प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है। अब आप क्या हो गए? प्रोक्लेम्ड पर्सन हो गए, प्रोक्लेम्ड पर्सन हो गए, यानी कि आपको प्रोक्लेम कर दिया गया। आप आइए, आकर 30 दिन के अंदर क्या करिए? हाजिर होइए कोर्ट के सामने। क्यों नहीं आ रहे थे आप? वरना अन्यथा की स्थिति में आफ्टर दी लैप्स ऑफ 30 डेज क्या करेगी कोर्ट? स्टार्टेड दी प्रोसीडिंग ऑफ द अटैचमेंट अगेंस्ट हिम। उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर देगी कोर्ट? अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर देगी। ये बात है। क्लॉज 2, एक प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। कैसे पब्लिश होगी? इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस, एक ऐसे जगह पर चिपकाइए जिसे पब्लिकली क्या करा जाए? रीड किया जाता है आसानी, सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। एक ऐसी जगह जहां वो रहता है, टाउन में या विलेज में या गांव में, उस जगह पर एक ऐसी जगह जो सहज दृश्य जगह हो, जगह से देख सके आदमी आसानी से, उसको पढ़ सके, ऐसी जगह को हम चुनेंगे, उस पर चस्पा कर देंगे। इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड और टू सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ द सच टाउन और विलेज। ठीक है, उसके घर के आसपास, घर में या अगर होम स्ट्रीट में, जगह जगह वहां लगाया जाता है, ऐसी जगह जहां से इजीली वो भी चिपका दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले वाली लाइन क्या कर रहा है? इट शैल बी पब्लिकली रीड, इसे पढ़ा जाएगा इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस। जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली उर्दू में एक शब्द होता है डोंडी पीटना। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कुर्की में होता है ना, एक बंदा चलता है ढोल बजाता हुआ, सुनो सुनो खबर है, फरमान है माननीय न्यायालय ने, इस तरह की एक डोंडी पीटना होता है। जैसे आपने अमूमन देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम उसको डोंडी पीटना बोलते थे। एक ढोल की तरह होता है, एक तरफ मंडा हुआ, तो डम 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 इस तरह से बजाते थे, उसको डोंडी पीटना। उसको बोले पब्लिकली रीड करना। तो पब्लिकली एक व्यक्ति रीड करता है कि सुनो सुनो फला फला सन ऑफ फला, इसके नाम का कोर्ट ने क्या निकाला है? आदेश निकाला है। जो कोई भी इस व्यक्ति को जानता है या ये व्यक्ति सुन रहा है इस बात को, वो कोर्ट के समक्ष 30 दिन के अंदर, इस दिनांक से इस दिनांक के 20-30 दिन के अंदर हाजिर हो जाए, अन्यथा की स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? कुर्क कर लिया जाएगा। और दूसरी बात करेंगे, कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे लगा दिया जाएगा, उसके घर के आसपास, जहां पे वो इजीली पढ़ ले, जहां वो रहता है,
और नॉर्मली डिसाइड, एक तो पढ़कर सुनाएंगे, दूसरा चिपका देंगे। और दूसरा अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, एक जगह कोर्ट में लगा दीजिए, जिस कोर्ट में हाजिरी के लिए आना है उसे कोर्ट में लगा दी। होता क्या है कभी कभी कि उसके गांव का, उसका दोस्त कोई यार या उसके वकील साहब जिसने हायर करा वो बता देंगे एक कोर्ट में तेरे खिलाफ प्रोक्लेमेशन लग गई है, 30 दिन के अंदर हाजिर हो जा वरना तेरी कुर्की हो जाएगी। आगे देखिए क्लॉज 2 क्या कहना है इसका, द कोर्ट में आल्सो इफ इट इज थिंग्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily reside। ठीक है, अगर कोर्ट को सही लगेगा तो एक जो लोकल न्यूज़पेपर होगा जो उसके इलाके में सर्कुलेट होता है, जहां वो रहता है उसके इलाके में सर्कुलेट होता है, तो उस पेपर में भी न्यूज़पेपर में निकाला जा सकता है, लेकिन जब तब कोर्ट को सही लगेगा। A statement in writing by the court issuing a proclamation to be effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause A, subclause 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been complied with the and that the proclamation was। ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि हमने फला दिन ये कॉपी चिपका दी थी या उसमें न्यूज़पेपर में दिया था, उसमें जो डेट होगी वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि हमने आपके साथ क्या कर दिया, हमने आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। क्लॉज 4 where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person, respect of the person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more or imprisonment for a life or with the death under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under any course, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and take a declaration to the fact। अब आपको बहुत बुलाया हमने, आपका टाइम खत्म हो गया, 30 दिन के अंदर आप नहीं आए, फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को अगर लगता है, ध्यान रहे इसमें कुछ ऑफेंसेस हैं, कौन से ऑफेंसेस हैं, ऐसे तमाम ऑफेंसेस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हर ऑफेंस में नहीं होता है, किन किन में होता है, वो तमाम ऑफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता में जो आज की आईपीसी में है, कौन कौन से, जिनमें सजा का प्रावधान कितना है, 10 साल या उससे ज्यादा, या फिर उम्र कैद या डेथ पेनल्टी, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट पहले एक जांच करेगा, जैसे वो सही समझता है, जांच करने के बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का नुकसान क्या होता है, प्रोक्लेम्ड अभी तक प्रोक्लेम्ड पर्सन थे, जैसे ही एक बार वंस अ लैप्स ऑफ रिक्वायर्ड 30 डेज, जो टाइम दिया गया है रिक्वायर्ड टाइम 30 डेज, अगर एक बार लैप्स कर गया तो आपके साथ एक और टैग लग जाएगा कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएंगे। आप अभी तक क्या थे, प्रोक्लेम पर्सन थे, जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन इशू की गई उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रोक्लेम पर्सन रहते हैं, जैसे ही एक बार 30 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या है, कम से कम सजा का प्रावधान कितना होना चाहिए भारतीय न्याय संहिता में, 10 साल और ज्यादा से ज्यादा डेथ पेनल्टी। इनके बीच में अगर कोई सजा का प्रावधान है, किसी ऑफेंस के आप अपराधी हैं, तभी आपको कोर्ट क्या करेगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर एंड मेक इट अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट इफेक्ट, डिक्लेयर कर देगा। द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 शैल अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर द, सबको समान लागू होगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब तो कुर्की होनी है, अब आप आए नहीं, टाइम खत्म कर लिया आपने, आपको इतना बुलाया गया, आपने आपको पढ़कर भी सुनवाया, जोर जोर से उसको जगह जगह चिपकवाया कोर्ट में, आपके जहां आप रहते हैं वहां पर न्यूज़पेपर वगैरह भी निकलवाया, लेकिन आप आने में फेल कर गए, तो आप आने में फेल कर गए, फिर आप जानो, आपका काम जाने, कोर्ट क्या करेगा, एक छोटी सी इंक्वायरी कराएगा और देखेगा वो जो स्लॉट है, जो स्लैब है, कि उसमें दिए गए ऑफेंस में आपका ऑफेंस आता है तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जैसे ही आप एक बार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए जाते, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अटैचमेंट या कुर्की। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डेड। ठीक है, इसके नुकसान क्या हुए आपको, आपने जब प्रोक्लेमेशन जब आपको इशू किया गया तो इसके नताइज और इसके नुकसान और इसका कंक्लूजन क्या निकला कि आप 30 दिन के अंदर आपको हाजिर होना था, लेकिन आपकी बदकिस्मती ये रही कि आप 30 दिन के अंदर हाजिर नहीं हुए। आप अगर 30 दिन के अंदर हाजिर नहीं हुए, हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या करा लेंगे, पहले तो आपको कोर्ट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपके ऊपर ऑफेंस कौन सा है, आप ऑफेंस के कौन से ऑफेंस के अपराधी हैं। मालूम हुआ कि आपने जो ऑफेंस किया है उसमें सजा 10 साल या उस बढ़कर कितनी, मिनिमम 10 साल या फिर मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है, तो डेथ पेनल्टी हो या कम से कम 10 साल की सजा हो, इस तरह के ऑफेंस में कोर्ट क्या करेगी, आपकी एक जांच कराएगी छोटी सी, आपके मामले की जांच कराने के बाद में जैसा उसे ठीक लगता है उसके बाद आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब आप एक बार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिए गए कोर्ट के द्वारा, तो फिर अगली जो कार्यवाही शुरू होती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएसएस 2023, तो हम अटैचमेंट या कुर्की कहते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाती है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डेड, उस व्यक्ति की क्या कर लिया जाएगी, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि वो आपका ऑपरेटिव नहीं रहा। यहाँ तक हमने आज आपका डिस्कस किया, उसमें एक दो सेक्शन और है अटैचमेंट में, इसको अगली क्लास में डील करेंगे। और जो भी लोग, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो भी लोग उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ, उत्तर प्रदेश एपीओ या फिर उत्तराखंड एपीओ की तैयारी के इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हम 21 फरवरी को 21 फरवरी को हम क्या करने वाले हैं, एक यूपी एपीओ
कम उत्तराखंड एपीओ, क्योंकि दोनों का सेम। हम एक नया बैच 30 तारीख से शुरू करने वाले हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं ऑफिस में। मैंने लास्ट क्लास में बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इस बैच के हमारे, बहुत ही अफोर्डेबल। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो एपीओ का जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये 3 किताबें आती हैं। इनकी जगह नई बीएनएस, बीएनएसएस या फिर बीएससी हो सकता है, दोनों ही मिलाकर पूछे। प्लस इनके साथ कौन सा एक्ट पूछेगा? पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट और प्लस जी 50 नंबर की जीएस आती है, 100 नंबर का लॉ आता है, ये प्रीलिम्स का है। हम इन सबको, प्रीलिम्स को, मेंस को, सबको कवर कराएंगे। और ये जो सब कुछ कराएंगे हम, ये सब कुछ, इसमें जीएस भी पढ़ाएंगे हम आपको। जीएस के साथ साथ आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, सब कुछ पढ़ाएंगे पुलिस एक्ट के साथ साथ। अब जो पे जो यूपी और उत्तराखंड में फर्क है वो सिर्फ पुलिस एक्ट का है। पुलिस एक्ट थोड़ा सा उत्तराखंड में अलग है, वहाँ का लोकल पुलिस एक्ट है, यहाँ का यूपी का अलग पढ़ाया जाता है, बस यही अंतर है, बाकी सेम है। हम इसमें आपको जीएस भी कवर कराएंगे जो 50 नंबर की आती है। इसी के साथ साथ हम इसमें मेंस की भी तैयारी कराएंगे, आपकी मेंस की भी तैयारी कराएंगे। मेंस में हम आंसर राइटिंग देंगे आपको। आपका मीडियम कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो परेशानी हमारी है। हम आपके क्वेश्चन आंसर जो हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम में कराएंगे, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में। अगर किसी को इंटरव्यू कॉल होता है तो हम इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे। जो हमारे सिलेक्टेड साथी हैं, कोई जज हैं, कोई एपीओ हैं, कोई अदर पोस्ट पर हैं, कोई कहीं है, हमारी एक टीम है, वो जब इंटरव्यू का टाइम आता है, हमको एक्स जज हैं काफ़ी लोग हमारे, हम उनको बुलाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोग्राम का जो हमने टाइम रखा है वो टाइम है 4 मंथ्स। हम इसको 4 महीने में कंप्लीट कराएंगे आपका। अगर मेरा मानना है, मैं जो मानता हूं, फरवरी लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूं, या मार्च फर्स्ट वीक, आपको इन दोनों ही हफ्तों में या तो यूपी एपीओ या यूके एपीओ, दोनों में से कोई भी आपको एक क्या देखने को मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस पूरे 4 महीने के कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम की, जिसमें प्रीलिम्स कम मेंस हम पढ़ाएंगे, कंप्रिहेंसिव, इसमें आपको टोटल देखने को जो मिलेगा, हमारे इस टीम के साथ में आपको प्रीलिम्स का भी पढ़ाएंगे, हम मेंस का भी पढ़ाएंगे। और जिन लोगों का भाग्यशाली हैं, जिनका इंटरव्यू कॉल होता है, हम उनको इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे। मैंने बताया आपको फरवरी लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच की जो फीस है, हम इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, हम उनको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स देंगे, जो भी मीडियम हो आपका, हिंदी में या इंग्लिश हो इंग्लिश में। जो भी अगर ऑनलाइन में जुड़ेंगे हम उनको पीडीएफ देंगे सॉफ्ट कॉपी में, अगर जो ऑफलाइन जुड़ेंगे हम उनको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथ हम PYQs इसमें कराएंगे। और इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की जो फीस है हमारी, वो मैं आपको रिवील कर देता हूँ, 16,500 रुपये, जिसमें हम आपको 4 महीने तक आपको 1 by 1 जो आपको मेंटरशिप दे रहे हैं हम, तो हमारे एक एक्सपर्ट टीचर होगा जिस भी सब्जेक्ट का, वो आपको 1 to 1 मेंटरशिप देगा, आपको तैयारी कराएगा। इसमें दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आपके लेक्चर हैं यूट्यूब पर जो हमारे पड़े होंगे, हम उनका आपको एक्सेस, जो भी आप ऐसे आपने यूपीएपीयू का लिया तो यूपीएपीयू में आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 4 महीने के बाद एक्सेस नहीं दिया जाएगा, लाइफ टाइम तक देख सकते कभी भी आप। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो हम शुरू करने वाले हैं कब से? 21 Feb 2025 शुरू करने वाले। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो भी इंटरेस्टेड साथी हैं, अधिवक्ता बहन या भाई हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर या हमारे ऑफिस को विजिट कर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।